हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। तो हमने पहले पढ़ा है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में हमने पढ़ा था कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब उसकी कीमत रेखा अर्थात प्राइस लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वहाँ वो दो वस्तुओं की ऐसी मात्राओं को परचेज करता है जहां MRS यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर उस वस्तु की या उन वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर हो जाए जिन दो वस्तुओं को परचेज करता है। तो डेरिवेशन के अंदर जो डिमांड कर्व का हम डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पर भी हम दो ही वस्तु मानकर चलते हैं। तो दो वस्तुओं में हम एक वस्तु लेते हैं, यहाँ पर X वस्तु, वही उसी तरीके से जैसे हमने पहले लिया था, ये हो गया आपके पास X वस्तु। अब दूसरी वस्तु हमारे पास Y वस्तु थी, लेकिन डिमांड कर्व में जो है ना, हम एक ग्राफ के ऊपर एक ही वस्तु का डिमांड कर्व शो कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक ऐसी वस्तु लेते हैं जो कि मिश्रित वस्तु होती है, अर्थात जिसको हम कंपोजिट गुड्स बोलते हैं। और वो कंपोजिट गुड ऐसी है जो सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है, और ऐसी वस्तु होती है मुद्रा। तो दूसरी वस्तु हम यहाँ पर ले लेते हैं मुद्रा अर्थात मनी। तो हमारे पास ये दो वस्तुएं हैं। अब हम मुद्रा को भी यानी कि एक वस्तु मान के ही चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है बजट लाइन। बजट लाइन, तो बजट लाइन का डेरिवेशन इसमें किस तरीके से करेंगे हम, जब एक वस्तु मुद्रा हो और एक वस्तु X हो, X कोई भी वस्तु। तो बजट लाइन में हमने सबसे पहले लिया था टोटल इनकम। अब टोटल इनकम अर्थात मनी, उसकी ये मुद्रा दी गई है। ठीक है, फिक्स है उसके पास। इसको हमने इक्वेट किया था प्राइस ऑफ X और इनटू क्वांटिटी ऑफ X। ये हमने लिख दिया इसको, क्योंकि एक ही वस्तु है, सारे की सारी इनकम इसने इसी वस्तु पे खर्च करनी है या फिर अपने पास नगद रूप में रखनी है, कैश के रूप में रखनी है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट, या यूँ कह लीजिए कि बजट सेट। अब इससे जब हम बजट लाइन का निर्माण करेंगे तो इसके अंदर देखिए मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं जब हमारे को वस्तु की कीमत दी गई हो। मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 40 रुपीज़ हैं। ठीक है, और एक वस्तु है जिसकी कीमत दी गई है 5 रुपये पर यूनिट। तो X की कितनी मात्रा परचेज कर पाएंगे हम मैक्सिमम? तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 बाई में 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी प्रकार से और कोई कम्बिनेशन, मान लीजिए हम 2 इकाइयाँ इसकी X की परचेज करते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारे पास 10 रुपीज़। ठीक है, 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ हमारे पास बचेंगे और 10 रुपये हम इसके ऊपर वस्तु के ऊपर खर्च कर देंगे, जबकि हम इसकी 2 इकाइयाँ परचेज करेंगे। तो इसके हिसाब से बहुत सारे कम्बिनेशंस हम यहाँ पर निकालेंगे। जैसे हमने प्राइस लाइन इसमें ड्रा की थी X और Y वस्तु के संदर्भ में, वैसे ही हम इसमें डेरिवेशन करेंगे प्राइस लाइन का। तो ये हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से कर लेते हैं इसको। ये देखिए X एक्सिस के ऊपर लेंगे क्वांटिटी ऑफ X। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है मुद्रा एक वस्तु, ये Y एक्सिस हो गया आपके पास। जब हम कोई भी इकाई इसकी परचेज नहीं करते X वस्तु की, तो हमारे पास 40 रुपीज़ यानी कि X इज इक्वल टू 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई 5 और ये आपके पास हो जाएगा 0। तो टोटल इनकम ही बची ना आपके पास, तो 40 रुपीज़ के बराबर। आपने कुछ भी इकाई परचेज नहीं की, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये है आपके पास 40 रुपीज़। ठीक हो गया। अब इसके आगे मैक्सिमम आप कितनी इकाइयाँ परचेज कर पाएंगे इसकी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कीमत 5 रुपये है, दी गई है बाज़ार के अंदर, 40 रुपये हमारे पास है, तो मैक्सिमम कितनी इकाइयाँ परचेज करेंगे हम, 8 यूनिट ही तो कर पाएंगे परचेज। तो इस 40 को और 8 को मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास प्राइस लाइन। और इसका स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप क्या होगा, ये यानी कि वर्टिकल एक्सिस 40
और डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक? ओ 8, ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू हो गया 5। ये 5 किसके बराबर है? प्राइस ऑफ एक्स, अर्थात कीमत रेखा का जो ढलान होगा वो कीमत एक्स वस्तु की कीमत के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप यूँ लिख लीजिए कि प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ मनी। प्राइस ऑफ मनी क्या है? 1 रुपये की कीमत 1 रुपया, अर्थात 1। इस तरीके से भी आप इसको राइट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका स्लोप, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ पर साइन लगा देंगे नेगेटिव, अर्थात कीमत रेखा का ढलान उस वस्तु की कीमत के बराबर है। तो ये तो हो जाएगी अपने पास बजट लाइन। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस की, अर्थात इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से बनेगा जब एक वस्तु हमारे पास मुद्रा हो, यानी कि यूटिलिटी फंक्शन अब आपके पास क्या बनेगा इस तरीके से। ये m हो गया आपके पास और ये होगी x वस्तु, ये बन जाएगा आपके पास यूटिलिटी फंक्शन। इस तरह से उपयोगिता फलन आपका इस तरीके से बनेगा। तो देखिए प्रेफरेंस हमने जैसे x और y वस्तु के संदर्भ में लिए थे। हमारे पास एक वस्तु x है और दूसरी वस्तु हमारे पास मुद्रा है। तो मुद्रा मान लीजिए यही लेते हैं हम, 40 रुपये हमारे पास हैं। तो इस तरह से एक कम्बिनेशन आपके पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं m मुद्रा और यहाँ पर ले लेते हैं x वस्तु की मात्रा। 40 रुपये जब हमारे पास है नगद रूप में, x वस्तु की कितनी मात्रा है हमारे पास? 0। ठीक है, दूसरा कोई कम्बिनेशन हमारे पास ये है, ये मान लीजिए कि हमारे पास है 34 और 1 यूनिट हमारे पास है x वस्तु की। ठीक है, देखिए प्रेफरेंस का और प्राइसेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। हमने जब प्रेफरेंस की बात की थी, स्केल की बात की थी, तो हमने वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया था कि प्रेफरेंस कीमत से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ कीमत के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और एक सी संयोग कम्बिनेशन हमारे पास है, ये मान लीजिए कि आपके पास है 30, ये इसकी 2 यूनिट्स। यानी कि इस तरह से जब हम कम्बिनेशन बनाएंगे इसके, तो हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व आएगा। तो इस इंडिफरेंस कर्व का डेरिवेशन हम करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास इंडिफरेंस कर्व, यहाँ ऊपर बना लीजिए इसको, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व ये होगा आपके पास इस तरीके से। अब देखिए इस पॉइंट को, ए पॉइंट को गौर से देखिए ज़रा। एक्स वस्तु की मात्रा 0 है। यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। अब यहाँ पर जब इसको स्टार्ट करेंगे, आप इसको जब इसका डेरिवेशन करोगे तो इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, तो इस तरह से आएगा इंडिफरेंस कर्व। पॉइंट मिला लीजिए आप, जहाँ जहाँ आपको दिखाई देता है ये 1 पे ये 34 है, ये 30 है, तो इस तरह से मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएंगे आपके पास। अब देखिए जो मेन बात जो इसके अंदर क्या है, इंडिफरेंस कर्व को हमने y एक्सिस से टच करवा दिया है इसको। यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ x और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी x एक्सिस या y एक्सिस को स्पर्श नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि मुद्रा एक मिश्रित वस्तु है, अर्थात इस वस्तु की, x वस्तु की एक इकाई भी इतनी सक्षम नहीं है कि वो मुद्रा की एक इकाई को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिस्थापन की दर जो ना बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो प्रतिस्थापन की दर को हम कैसे परिभाषित करेंगे इसके अंदर, या सरल शब्दों में आप यूँ कहिए कि जब एक वस्तु मुद्रा हो या मिश्रित वस्तु हो तो उपभोक्ता दूसरी वस्तु के बिना रह सकता है, क्योंकि ये सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात उपभोक्ता को इस वस्तु की 0 क्वांटिटी और उसके पास जो नगद रुपए हैं वो इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में आप इसको पढ़ लीजिए बेशक। तो इसका स्लोप निकालेंगे सबसे पहले। स्लोप निकालने से पहले वही इंडिफरेंस कर्व पुराने जैसे हमने पहले डेरिवेशन किया था, IC1 हो जाएगा, IC2 हो जाएगा, यानी कि ऊंचे तटस्थ अवकर अधिक संतुष्टि को व्यक्त करते हैं। इसकी वही डेफिनेशन है, वही परिभाषा है, वही इसकी कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाएगा जो उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्लोप की। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसको टच करती हुई कोई भी लाइन इस तरह से, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। स्लोप को क्या कहा था हमने, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y, वहाँ पे लिखा था हमने, यहाँ पर लिखेंगे मनी, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसके बीच में, x वस्तु और मुद्रा के बीच में।
तो इसका भी वही फॉर्मूला है आपके पास, यानी कि देखिए यहाँ पे जब आप स्लोप निकालोगे इस लाइन का स्लोप, ये हो गया आपके पास डेल्टा एम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का चेंज किस में है, मनी में चेंज है, और यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज है ये पॉइंट डाल लीजिए आप, इसमें ए बी और ये सी, तो ए बी बाई में बी सी, ये किसका है, ए बी इज इक्वल टू डेल्टा एम और बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स हो जाएगा, यानी कि वस्तु में परिवर्तन। आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात, यानी कि सीमांत उपयोगिता किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई था ना, यहाँ पर वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, मुद्रा एम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब सीधे संतुलन पे आ जाइए, उपभोक्ता का संतुलन के ऊपर, क्योंकि हमने डेरिवेशन करना है डिमांड कर्व का, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा हमारा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, एम आर एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, प्राइस लाइन का स्लोप किसके बराबर है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास ये होगी, देखिए कंडीशन लिख देता हूँ सीधे में, एम आर एस एक्स और एम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर, या यूँ कहिए कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। जब इक्वल होंगे तो कंज्यूमर संतुलन में होगा। तो सबसे पहले इसका संतुलन निकालेंगे इसका हम, तो डेरिवेशन कीजिए इसके संतुलन का, ज़रा इसको मैं रब करूँगा अभी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन, डिमांड कर्व का डेरिवेशन। तो यहाँ बढ़ाएंगे सबसे पहले ऊपर इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की मात्रा एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मनी वाई एक्सिस के ऊपर। ये है हमारे पास प्राइस लाइन जो अभी हमने ड्रा की थी, कहीं से भी निकाल लीजिए इसको, ये है प्राइस लाइन आपके पास, ठीक है। इसका स्लोप किसके बराबर है, प्राइस के बराबर, प्राइस ऑफ एक्स, नेगेटिव स्लोप इसका। उसके बाद इंडिफरेंस मैप लेके आएंगे यहाँ पर। ये जो इंडिफरेंस है अपने हमारे पास IC1, IC2, IC3, तो इनको लेके आएंगे तो हमारे पास इंडिफरेंस कर्व हो जाएंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए ये इसको टच करता है इस पॉइंट के ऊपर, IC1 पे ही टच कर दिया इसको, ये IC1 हो जाएगा, IC2, इस तरह से आप बना लीजिए इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे दिखाया हमने, इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन टच करती है। कंडीशन यही हमने फॉलो की है, MRS इज इक्वल टू प्राइस स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो ये हो जाएगी एक्स वस्तु की मात्रा। तो ये क्या है प्राइस लाइन हमारे पास, इसका स्लोप किसके बराबर है, PX के बराबर, ठीक है। अब जरा इसके नीचे एक और डायग्राम बनाएंगे हम इसमें। ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे बनाएंगे इसको, इस तरह से बनाएंगे। प्राइस, मान लीजिए कि प्राइस जो हमने एज्यूम की है वो PX हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे PX, और यहाँ पर हमने लिख दिया है प्राइस ऑफ X। ये पॉइंट कुछ भी हो सकती है, 5, 4, 10 जो भी आपने एज्यूम करनी है। तो इस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी परचेज करता है कंज्यूमर XOX, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास ये। अब मान लीजिए कि प्राइस कम हो जाती है। प्राइस कम होने का अर्थ ये है कि ये जो स्लोप है ना ये कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये है कि ये जो प्राइस लाइन आपकी शिफ्ट होके इस तरह से आ जाएगी। यूँ हमने दिखाया था ना, जब एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो प्राइस लाइन एक्स एक्सिस की तरफ से शिफ्ट हो जाती है। ये कोई भी इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी यहाँ से, इस तरीके से ये हो गया आपके पास प्राइस लाइन। यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए इसको, ये हो गया आपके पास प्राइस ऑफ X1 हो गया ये, और यहाँ पर जो प्राइस ऑफ X1 है वो लेस देन है प्राइस ऑफ X, यानी कि कीमत पहले से कम हो गई है। अब संतुलन कहाँ है हमारा, इस पॉइंट के ऊपर, अर्थात जैसे ही वस्तु की कीमत कम होगी
उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ परचेज करेगा। ये हो जाएगी न्यू प्राइस आपके पास, प्राइस ऑफ X1, ये हो गया आपके पास पॉइंट दूसरा। तो इस तरह से जब आप और पॉइंट निकालोगे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इनको मिला दीजिए आप। इन पॉइंटों को जब आप मिलाएंगे तो ये आएगा हमारे पास डिमांड कर्व, ठीक है। अब देखिए ये डिमांड कर्व आपके पास आया है इधर से, यहाँ ज़रा एक पॉइंट पर और गौर कीजिए। मान लीजिए कि कंज्यूमर इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम है, जैसा कि हमने पहले दिखाया था ई पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर के पास देखिए इतनी एक्स वस्तु है और इतनी उसके पास मुद्रा है अपने पास, यानी कि इतनी मुद्रा का उसने त्याग किया है। अर्थात इसके बदले में, इतनी मुद्रा के बदले में, यहाँ पर कोई पॉइंट डाल लीजिए, एम पॉइंट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एम एन के इक्वल मुद्रा का त्याग करके कंज्यूमर ने क्या किया, ओ एक्स मात्रा परचेज की है। यहाँ पर जब वो इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट के ऊपर, तो इतनी मुद्रा का जो इतना त्याग है, इतनी मुद्रा का त्याग करके वो इतनी वस्तु का डिमांड करता है, इतनी वस्तु उसने परचेज की है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिमांड कर्व। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि डिमांड कर्व का ढलान ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है इसका, ठीक है। एक हमारे पास क्वेश्चन ये है कि डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव क्यों होता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल से उसमें हम बात करेंगे कि हमने इस प्राइस को वाई एक्सिस पे क्यों लिया है और इसको हमने एक्स एक्सिस पे क्यों लिया है, क्वांटिटी ऑफ एक्स को हमने एक्स एक्सिस पे क्यों लिया है और इसको हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्यों लिया है। इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे और ये आपका एक मेन कंसेप्ट कह लीजिए, इसको टेक्निकल कंसेप्ट है ये। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।